नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए जो सी टेट 7 जुलाई को होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ। कोई भी चार्ज नहीं जाएगा आपका, ओनली फ्री में तैयारी है। एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, मैंने कॉन्सेप्चुअल और पेडागोजिकल क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस ये हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजिकल के हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। हम वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोबाइल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस के साथ मुफ्त में। चलिए तो बिना समय गवाए हुए, बेफालतू की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल क्या है? भारत का सबसे दक्षिण में स्थल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी या इंदिरा पॉइंट हो जाएगा? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, तब तक मैं आपको बताता हूँ। आपसे उत्तरी स्थल पूछा जाए, कौन सा उत्तरी स्थल पूछा जाए आपसे, तो उत्तरी स्थल कौन सा हो जाएगा? उत्तरी स्थल आपका इंदिरा कॉल होता है। क्या? इंदिरा इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। अगर आपसे पूर्वी पूछा जाए, पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी कौन सा है आपका? किबथू है। कौन सा? किबथू है भैया। किबथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पश्चिमी पूछा जाए, पश्चिमी पूछा जाए तो आपका गौर हो जाएगा। कौन सा? गौर, जो गुजरात में स्थित है आपका। ठीक है, रामेश्वरम की बात की जाए, रामेश्वरम आपका कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, जो समुद्र के पास है, ये भी आप ध्यान रखना। रामेश्वरम आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो ये बैगई नदी के किनारे है। ठीक है, धनुषकोडी की बात की जाए, धनुषकोडी क्या है? धनुषकोडी भी एक तमिलनाडु के दक्षिण पर स्थित एक बिल्कुल स्थान है, जो धनुष के आकार का है, इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी रखा गया है। ठीक है, तो फिलहाल भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्थल पूछा जाए, आपसे बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन इंदिरा स्थल पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप मुझे कमेंट करना, आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करेगा प्रकाश क्लासेस। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं। मैंने इमेजेस लिया है बिल्कुल आपको समझाने के लिए। क्या कोरोमंडल तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं या उत्तरी तट कहते हैं? तो आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तट के पश्चिम आपका किधर होगा, तो पश्चिम वाला सिरा आपका ये है। और ये वाला सिरा आपका कौन सा है? पूर्वी सिरा है। क्या? पूर्वी सिरा हो जाएगा भैया। ये आपका क्या है? पाक जलडमरू है, जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ठीक है, इसी में आपका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपका मालाबार तट हो जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट ये वाला है आपका, कोरोमंडल तट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपसे पूछा जाता है क्या? कोंकण तट आपसे पूछा जाए तो कोंकण तट आपका ये रहा। ठीक है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को कहीं ना कहीं आपका कोंकण तट ही कहा जाता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये लिखा हुआ है अन्नामुलाई। क्या? अन्नामुलाई लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अन्नामुलाई लिखा हुआ है, मैं इधर लिख दे रहा हूं अन्नामुलाई, अन्नामुलाई। ठीक है, अन्नामुलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? क्या उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात में? अन्नामुलाई की आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है भैया, तो ये आपको बताना पड़ेगा अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है अन्नामुलाई की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल अन्नामुलाई पहाड़ियाँ जो हैं आपकी किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम यानी पीओटीए अधिनियमित हुआ है? आप वीडियो को पूरा वॉच करें। पहले मैंने 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लिए हैं और अगले जो आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे वो पेडागॉजिकल क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके पेडागॉजिकल आते हैं। ठीक है, फिलहाल जो पीओटीए की आपसे अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है? बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पूछा भी जाता है। ये अधिनियम कब आया था? तो ये आपका अधिनियम जरा कमेंट कीजिए, क्यों आया था? तो ये आतंकवाद को रोकने के लिए आया था। फिलहाल 4 नंबर का राइट आंसर आपका 2002 राइट हो जाएगा। यानी कि पीओटीए कब आया था? तो ये 2002 में आया था। ठीक है, इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अगर पसंद नहीं आ रही हो तो कमेंट करें, कोई भी कमी है तो कमेंट करें, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, रोकना, किसी अधिकार से या वारंट से, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, अधिकार जो प्रच्छा है इसे न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। फिर से सुनना आप, इसे न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। तो ये किसी अधिकार या वारंट से संबंधित रखता है प्रच्छा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, स्कैंडिनेवियाई देशों से, फ्रांस से या अमेरिका से? लोकपाल का विचार आपसे पूछा जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ब्रिटेन से पूछा जाए क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। और क्या लिया गया है? विधि का शासन। किसका? विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है। ठीक है साथियों, और क्या लिया गया है जरा कमेंट कीजिए। मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। फ्रांस से आपका क्या लिया गया है? फ्रांस से समानता ली गई है। क्या? समानता का जो अधिकार है वो आपका कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। और अमेरिका से आप जानते ही हैं, मौलिक अधिकार, महाभियोग, नीति निर्देशक तत्व, ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। फिलहाल लोकपाल का विचार जो है स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी नहीं है, वी होगा भैया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, इसके लिए बेहद सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में जो बाधक होता है वो आपका कोई और नहीं, केंद्रीयकरण जो है वो आपका बाधक होता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु या लॉस्की ने? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना भैया इस क्वेश्चन पर, आपको डेफिनेटली 100% ये एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका प्लेटो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? करीमगंज, चंबा, कुल्लू या सिरमौर? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उन पर स्थित ये जो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा, इसमें से ये जिलों के नाम है भैया, किसके? जिलों के नाम है। तो इसमें कौन सा ऐसा जिला है जो आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो ये आपका कोई और नहीं, करीमगंज हो जाएगा। करीमगंज कहाँ का है जिला? तो ये असम का है। कहाँ का? असम का जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में? सहारा रेगिस्तान की बात की जा रही है आपसे। बिल्कुल,
वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। सहारा रेगिस्तान आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। जरा आप कमेंट करेंगे कि भारत किस महाद्वीप में पाया जाता है और किस अक्षांश या कौन सी मतलब रेखा इसके बीच से गुजरती है, ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है चीनी का कटोरा। किस देश को कहा जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील या यूएसए? बिल्कुल, शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा। ठीक है, 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी क्यूबा राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक यानी इस्थमस या द्वीप कहलाती है? मैं आपको बताऊं, समुद्र में जो बहिर्विष्ट भूमि होती है, बहिर्विष्ट भूमि का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जो समुद्र से तीनों ओर से घिरी हुई हो, समुद्र से तीनों ओर से घिरी हुई हो, ऐसे मतलब ऐसे एक सिरा खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बहिर्विष्ट भूमि हो जाएगी। बहिर्विष्ट भूमि को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, पेरू धारा या कनारी धारा? कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम की बात की जाए तो ये किस महासागर में पाई जाती है? ये मैक्सिको महासागर में पाई जाती है। कौन से? मैक्सिको महासागर में पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखना। कैसी धारा है ये? तो ये गर्म धारा है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी से ये गर्म पानी को अटलांटिक महासागर में लाती है। ठीक है, बिल्कुल। पेरू धारा की आपसे बात की जाए तो इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ठीक है, हम्बोल्ट भी धारा कहते हैं। ये आपकी ठंडी धारा है। ठीक है, कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? जरा एक बार कमेंट, क्या हो जाएगा? तो यही आपकी पेरू धारा जो है वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरियाना खाई कहाँ है? अंध महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? जो आपकी मेरियाना खाड़ी है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर किस सिरे पर? तो ये पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये मारियाना द्वीप में है। मारियाना द्वीप समूह में पाई जाती है। और ये पृथ्वी की क्या बोला मैंने? पृथ्वी की सबसे गहरी खाड़ी है, गहरी खाई है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मतलब कॉन्सेप्चुअल का। अब स्टार्ट जो होगा आपका पेडागोजिकल होगा। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? वांडीवास का युद्ध, पलासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 में हुआ था। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, बिल्कुल। ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अब जो पोर्शन आ रहा है भैया, पेडागोजिकल का क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल देखिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेडागोजिकल के भी। पहला क्वेश्चन कहता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र की समसामयिक समझ शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित को छोड़कर सभी कार्य करें। ऐसे इसमें से 3 कार्य होंगे जो शिक्षा शास्त्र को शिक्षक को जोड़ेगी, लेकिन एक ऐसा होगा वो निग्लेक्ट करेगी। ऐसा कौन सा पॉइंट है वही आपको आंसर में देना है।
शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़कर और उनके स्वयं के बारे में खोजकर सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको मैंने बोला कि पेडागॉजिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो पॉजिटिव माइंड रखना है। प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ये आपका पॉजिटिव होता है। ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया है। सभी शिक्षार्थियों को प्रश्न के समान उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी में सुधार हो। क्या एक भी कोई भी क्वेश्चन है जो मुक्त सिरे वाला क्वेश्चन है? मुक्त सिरे का मतलब जानते हैं आप? मुक्त सिरे का मतलब होता है कि एक से ज्यादा आंसर होना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैंने कहा कि पेड़ जो हैं उनके 5 लाभ बताइए, तो क्या हर विद्यार्थी एक ही जैसे आंसर देगा? नहीं ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि हर बच्चे की कुछ ना कुछ हमें क्वालिटी जाननी है। ठीक है, शिक्षार्थियों की दी गई विषय सामग्री पर प्रश्न बनाने की क्षमता की सराहना करना और उसे सीखने की एक वैध परीक्षा के रूप में स्वीकार करना। बिल्कुल भैया, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम परीक्षा बनाएंगे। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित अपने ज्ञान का ठोस स्थितियों में उपयोग करने के अवसर दें, ये भी राइट हो जाएगा। मैंने बोला ना, वी हमारा नेगेटिव पॉइंट है, हमसे नेगेटिव आंसर पूछा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित रिंग रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है। लिंग रूढ़वादिता क्या होती है? कोई भी एक टीचर है तो भैया ये टीचर कैसा है? ये कहता है कि एक जो बच्चे हैं वो मैथ के बच्चे, लड़के मैथ पढ़ सकते हैं लेकिन लड़कियां जो हैं वो मैथ नहीं पढ़ सकती हैं। तो ये क्या है? लिंग रूढ़वादिता है? ऐसा नहीं है, लड़कियां भी मैथ में परफॉर्मेंस अच्छी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। केवल लड़कों को, मैंने बोला ना कि अगर केवल मिल जाए आपको तो निगेटिव पॉइंट होता है। याद करना, रटना, अभ्यास करना, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। हमसे निगेटिव पूछा गया है, क्या पहला ही आंसर हमारा करेक्ट होगा? जरा एक बार कमेंट करेंगे। केवल लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, हमसे रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो ये तो है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या लड़के ही फुटबॉल खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं ले सकती भाग? नहीं, दोनों कर सकते हैं भैया। कक्षा में केवल लड़कियों को कक्षा बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, ये भी गलत बात है। तो ये हमारा नेगेटिव आंसर नहीं है भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जबकि लड़के कक्षा की चर्चा पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों और लड़कों दोनों पर ध्यान दिया जाता है। ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देगा, ये सबको समानता देगा भैया, ये ऑप्शंस। अगला पढ़ते हैं। कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया जाए। तो ये तो रूढ़िवादिता हो गया कि लड़के इधर बैठेंगे, लड़कियां इधर बैठेंगी, या लड़की पीछे बैठेंगी, लड़के आगे बैठेंगे। ये रूढ़िवादिता हो गया। हमसे पूछा गया है कि रूढ़िवादिता को कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल उसको बढ़ावा नहीं देगा। तो यही हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, इसके लिए हटा ही दिए क्वेश्चन को, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्वनिर्देशित एवं स्व अनुशासित सोच जो निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है कहलाती है आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमानी सोच या अमूर्त सोच। कमेंट कीजिए, अमूर्त सोच क्या होती है? जो ऐसी चीज़ें, अमूर्त का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस करते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो अमूर्त होती हैं। ठीक है, और मूर्त जो होती हैं सभी वस्तुओं जिनको हम टच कर सकते हैं वो मूर्त चीज़ें होती हैं। तो अमूर्त जो होती हैं, हमने बोला कि हम यहाँ बैठे हैं भैया, हिमालय पहुँच जाएंगे, तो हिमालय पहुँचने का मतलब क्या होगा? मैंने अभी अमूर्त की तरह सोचा है। ठीक है, फिलहाल स्व निर्देशित करना है, मुझे अपने आप को निर्देशित देना है, अपने आप को अनुशासित करना है, निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता लानी है मुझे अपने आप में, और उच्चतम तर्क करनी है। तो ये कहीं ना कहीं आपका आलोचनात्मक सोच की तरफ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना या रटकर याद कराना? आपको बच्चे को रटाना नहीं है,
परीक्षा को पास कराने के लिए तैयार नहीं करना है बच्चे को, उसके जीवन के लिए, जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी उनसे लड़ने के लिए तैयार करना है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं करना है आपको, परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना है जिससे कि आने वाली स्थितियों में बच्चा अपने आप को सॉल्व कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? उदाहरणों और ठोस अनुभवों के उपयोग के माध्यम से सीखना, क्या ये राइट होगा? या तथ्यों और डेटा के आधार पर सीखना? केवल ए सही हो, बी सही होगा, ए और बी दोनों सही होंगे, ना तो ए और ना ही बी और केवल ए। आप क्या होगा इसमें ऑप्शंस राइट? राजनीति जीवन की पाठ्य पुस्तकें विकसित करते समय आपको क्या दृष्टिकोण पर विचार करेंगे? बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तथ्यों और डेटा के आधार पर आपको नई चीज़ें चलानी है, समझ गए ना? बिल्कुल, उदाहरणों और ठोस अनुभवों के उपयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, यानी केवल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जानकारी याद रखने से वैचारिक विकास होगा, तर्क की स्थिति सदैव निश्चित होती है, केवल बी सही होगा, ए और बी दोनों सही होंगे, ना तो ए और ना ही बी, केवल ए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें दोनों ऑप्शंस गलत हैं भैया, कोई भी ए और बी पर नहीं जाएगा, ना तो ए सही है और ना बी सही है। सामाजिक विज्ञान में याद नहीं करना है हम चीज़ों को, समझना है। तथ्य की स्थिति सदैव निश्चित नहीं होती है, कौन सा तथ्य कैसे क्या विकसित होता है, ये इसकी कोई भी स्थिति सदैव निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वन जीव संरक्षण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने का सर्वोत्तम अभ्यास होगा। वन्य जीव संरक्षण पर एक नाटक तैयार करना। वन्य जीव संरक्षण का मतलब होता है जो वन में जीव रहने वाले हैं उनको सुरक्षा देना। ठीक है, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह मनाना, पशु आधारित उत्पाद न खरीदने की प्रतिज्ञा करना, या प्रासंगिक नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ाना। क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है विद्यार्थियों के लिए। 8 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पशु आधारित उत्पाद ना खरीदने की प्रतिज्ञा करना, यही एक सर्वोत्तम तरीका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपने बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये थोड़ा कट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी। चलो कोई नहीं, शिक्षकों को नए प्रश्न बनाने के लिए अतिरिक्त दबाव से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, छात्रों को अतिरिक्त किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छात्र पाठ्य पुस्तक के अनुसार सटीक उत्तर दे सकते हैं, या छात्रों को सभी तथ्यों और विवरणों को रटने का बोझ महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिलहाल क्या है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समापन कार्य सबसे अच्छा होगा? छोटे समूह की परियोजनाएं, किसी विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, या कोलाज बनाना। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 10 नंबर का राइट आंसर ए और डी हमारा राइट हो जाएगा। किसी विशेषज्ञ द्वारा नृत्य नहीं करना है, बच्चों को ही नृत्य करवाना है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण करना है आपको, छोटे समूह की परियोजनाएं बनानी है, और कोलाज बनाना है। कोलाज क्या होता है जरा एक बार कमेंट करेंगे, यानी हमारा वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही उत्तर क्या है? क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, यही हमारा क्या होगा? गंभीर रूप से सोचेगा बच्चा, कोई भी समस्या आती है उसके सामने तो उसको कैसे सॉल्व करना है, बच्चा बहुत नए नए तरीके से सोचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम का क्षेत्र सम्मिलित होता है स्कूल की आंतरिक गतिविधियों, जो अंदर गतिविधियां होती हैं, एक स्कूल की बाहरी गतिविधियों में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, आंतरिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं। ठीक है,
और स्कूल के बाहरी भी गतिविधियाँ जो उसके जीवन से संबंधित हैं वो भी कराई जाती हैं, ये पाठ्यक्रम में संबंधित होती हैं। यानी दोनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अनुसार होना चाहिए, लेखक, छात्र, शिक्षक या सरकार। जो सामाजिक अध्ययन का पाठ्य पुस्तक है वो किसके अनुसार होना चाहिए? तो ये टीचर के अनुसार नहीं भैया, छात्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जो आजकल की शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षक कक्षा में चुनाव की क्रमबद्ध प्रक्रिया बता रहे हैं कि तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं? स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं? आप बच्चों को चुनाव के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इसमें से? ऐसा बिल्कुल वर्णन कर रहे हैं भैया, चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सामाजिक अध्ययन शिक्षक को जोर देना चाहिए, विषय से संबंधित जानकारी देना, सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना या छात्रों का भाषा का विकास करना। ये आपका होमवर्क है भैया, आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे, बिल्कुल हम इसका आंसर चेक करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।